हाँ भाई, एक यार, दो खाओगे क्या? हम सोचे हाँ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देख भाई, सुनो। हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट नोट्स अभी आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में। थोड़ा दूसरे मास्टर का टाइम खाऊंगा ना यार। मेरे बाद किसकी क्लास है? बीटी सर की? बीटी सर की? हेल ऑलरेडी कम लेट। बीटी सर को छोड़ दे, कहाँ है भाई? चलो चलो भाई, चलो देखो। तो मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, राघवेंद्र आए तो अभी आए नहीं, अभी 11 बजे आएगा वो। हाँ, राघवेंद्र आ जाए, करवा देते हैं। सुनो, देखो भाई, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो तुम्हारा 11वीं क्लास खत्म हो गया, ठीक है ना? हाँ, वो इसीलिए मोटा मोटा बोला है, सुनो तो। मोटा मोटा ग्रेविटेशन अपना खत्म, मतलब 11th अपना खत्म। अब देखो, अब है क्या। ओ भाई शांत हो जाओ यार तुम लोग, यार थोड़ा। तीन चार हमको भी दीजिए ना। सुन भाई, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये वो समय है जहां पे तुम ये खुद निर्धारित कर पाओगे कि तुमको सेलेक्ट होना है या नहीं होना। बात समझ रहे हो ना? उसका रास्ता बस एक जगह से होके जाता है, और वो है कि जिस दिन तुम्हारा 12वीं खत्म हो उस दिन तुमको तुम्हारा 11वीं 70-80% आता हुआ होना चाहिए। तो यहां से जब 12वीं क्लास शुरू हो रही है तो ये 12वीं क्लास का दौर बहुत आसान होगा। कठिन चैप्टर के नाम पे बस एक चैप्टर आएगा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बस। इसके अलावा आपके पास कुछ टफ नहीं आने वाला है। पूरी फिजिक्स, पूरी 11वीं 12वीं क्लास की फिजिक्स बहुत आसान है। तो अपनी पढ़ाई को दो हिस्से में तोड़ो। डेली रूटीन में, डेली रूटीन में 30 सवाल लगाओ, बस 30 सवाल। यहां से लगातार 3 महीने 30 सवाल डेली लगा लो, 2.5 महीने जो तुम्हारे पास बचे होंगे। हाँ, फिजिक्स हो जाएगा। नहीं, 11th के नहीं, 20 सवाल 12th के और 10 सवाल 11th के, बस। दैट्स इट। अरे, मैं बता रहा हूं ना, तुम रोज की रूटीन पे आओ ना यार। एक दिन बैठ के 50 लगाओगे, एक दिन बैठ के 10 लगाओगे तो मामला फंस जाएगा। मैं एक कॉमन सिनेरियो बात कर रहा हूं। अब देखो, अब उसमें कितना प्लस तुम करोगे उतना प्लस तुमको आउटकम मिलेगा, ये बात है। एटलीस्ट उतना बर्डन लेके चलो कि जो पूरा कर पाओ। अब आज हम दिन भर में 1 को सवाल नहीं बना रहे और हम उम्मीद देखें कि हम 100 सवाल बनाएंगे कल से, तो वो बहुत झूठा मोटिवेशन होगा, उससे कुछ बदलाव होने वाला नहीं, ठीक है ना? तो कोशिश करिए 20 सवाल रोज के, 11 12th के, और 20 सवाल 10 सवाल 11th के, 30 सवाल बनाइए डेली, ठीक है ना? होगा। चलिए सुनिए, देखिए, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, वैसे तो मैं मॉडर्न बहुत अलग तरह से पढ़ाता हूं, बट अभी मैं लिमिटेड हूं। अपन लिमिट के हिसाब से ही चलेंगे, ताकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है यार, वो उतना पढ़ना नहीं है अपने को। सबसे पहला हिस्सा है अपना क्या? क्या नेचर पढ़ना है भैया? डुअल नेचर, जिसमें पार्टिकल नेचर, वेव नेचर है, ठीक है ना? इस डुअल नेचर को दो पार्ट में अपन पढ़ते हैं। एक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक का नाम है आपके पास डी ब्रॉगलीज वेव, वेव नेचर ऑफ लाइट, या जिसको बोलते हैं मैटर वेव्स, ठीक है भाई? उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है एटम्स, फिर एक चैप्टर आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, और एक होता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी तो आपके सिलेबस में से हट चुका है, अरे हट चुका है ना? और आखिरी पार्ट है आपका सेमीकंडक्टर्स, इसमें से भी बहुत कुछ हट चुका है। हाँ, अब वो अल्फा बीटा गामा डीके था, उसको रेडियो एक्टिविटी का नाम नहीं देते हैं, ठीक है ना? रेडियो एक्टिविटी बहुत अलग बात है, बहुत अलग कहानी है।
इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए आपको एक आदमी को बहुत बढ़िया से बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। उस आदमी का नाम है फोटॉन। क्या नाम है भाई साहब? फोटॉन। ठीक है ना? वहीं से इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी जाती है। बहुत खतरनाक खतरनाक लोग आए और बहुत खतरनाक खतरनाक बातें कहकर गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे अपना कोई बहुत खास लेना देना नहीं है। दुनिया में सबसे पहली बार लाइट के नेचर पर अगर किसी ने कमेंट किया था तो उसका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। न्यूटन ने दिया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। दुनिया मानने लगी कि लाइट एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम कॉर्पस्क्यूल है। क्या नाम है भाई साहब? कॉर्पस्क्यूल। ठीक। तो जब हम लाइट के बारे में पढ़ना शुरू किए तो हमने उसको बेसिकली लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया आगे चल के। ठीक है ना? जब हम लाइट के बारे में बात करना स्टार्ट किए तो लाइट के बारे में सबसे पहली बात किसने करी? सबसे पहली बात किसने करी? न्यूटन ने। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक ना? उसके बाद और लोग आए। उसके बाद वो आया अपना हाइजेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स में नाम सुने हो? हाइजेंस प्रिंसिपल का वेव ऑप्टिक्स में नाम सुने हो? यस सर। आया भाई, उसने कहा कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मतलब लगभग 150 साल, उसके मरने के 150 से 200 साल बाद जाके उसको नोबेल प्राइज मिला था। जब ये आए थे अपने प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स आया था ना। तो जब प्लैंक आया तो प्लैंक ने कहा लड़ो मत, लाइट हैज बोथ नेचर पार्टिकल एंड वेव। लाइट के पास दोनों नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है और एक क्या नेचर है? वेव नेचर। तब उसकी बात को लोगों ने उसकी थीसिस उठाई, उसकी थीसिस पे पढ़ा और उसको फिर नोबेल प्राइज दिया। अरे बात समझ रहे हो ना? तो और बहुत बीच में बहुत सारे लोग आए, तो जब अपन लाइट पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। हमको बस एक बात से मतलब है, वो है प्लैंक, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट। इसने कहा लाइट एक पार्टिकल भी है और लाइट एक वेव भी है। ठीक है ना? तो जो लाइट एक पार्टिकल है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। क्या नाम है भाई साहब? फोटोन। क्लियर? इसी की हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने कहा कि दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है वो वेव प्रोड्यूस करती है, और उस वेव का नाम रखा गया मैटर वेव्स। क्या नाम रखा गया? और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैटर वेव एक ऐसी वेव है जिसको आप लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ा सकते हो। इट कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना? बट वो वेव जो होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि उसमें आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आई मैटर वेव्स के रफ्तार की, वो लाइट की रफ्तार से ज्यादा आ गई। बात समझ रहे हो ना? तो इसी वजह से हम बहुत सारी बातें मानते हैं मॉडर्न में कि आगे चल के ऐसा कुछ हो जाएगा जहां टाइम एक ऐसा फ्रेम होगा, जब हमारी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो टाइम एक ऐसा फ्रेम होगा जो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हमको पता नहीं है कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं। जैसे मान लो एक डायमेंशन, हम यहां खड़े हैं, हमको एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है। क्या एक समय पे हम एक्स में भी हो सकते हैं, एक समय पे हम वाई में भी हो सकते हैं, एक समय पे हम जेड में भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। ऐसे ही टाइम अगर एक डायमेंशन हो, टाइम एक डायमेंशन हो, तो उस डायमेंशन में तुम तीन चीज देख सकते हो। तुम प्रेजेंट भी देख सकते हो, पास्ट भी देख सकते हो और फ्यूचर भी देख सकते हो। और तुम अपने आप को जहां चाहो वहां प्रेजेंट करा सकते हो। अरे क्लैरिटी है? ऐसा माना जाता है, तो हाइपोथेटिकल बात है, तो अपने को तो उधर नहीं जाना है। बस बेसिक बेसिक बात करनी है। क्या? फोटोन। क्या भाई साहब? फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन को बोला जाता है अ पार्टिकल दैट हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जैसे मान लीजिए हम आपको कहें कि आपको हम दो गुब्बारा दे दिए, एक गुब्बारे में ज्यादा पानी भर दिया और एक गुब्बारे में कम। ठीक है ना? हम कहें दोनों को दीवार पे मारो, कौन फटेगा? ज्यादा पानी वाला। समझ रहे हो? तो वो गुब्बारा जो है वो फोटोन है और उसके अंदर जो पानी है वो एनर्जी है। जिस जिस फोटोन के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना जल्दी फटेगा। अरे बात समझ पा रहे हो? यस सर। चलिए, जब हम फोटोन की बात करते हैं तो भाई दुनिया में अगर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की दो बातें इंपॉर्टेंट है।
एक उसका क्या होना चाहिए, मोमेंटम, और दूसरा क्या होना चाहिए उसका, एनर्जी। क्या क्या भाई साहब, मोमेंटम और एनर्जी। अगर हमने कहा कि कोई एक ऐसी चीज है जो एक पार्टिकल है, तो उसकी दो बातें होनी चाहिए, एक मोमेंटम और एक एनर्जी। ठीक। तो मोमेंटम का ज्ञान हमको कैसे हुआ, कभी तुम लेजर वेल्डिंग देखे हो, लेजर वेल्डिंग, लेजर कटिंग देखे हो? लेजर क्या है, लाइट। क्या है, लाइट, रेडिएशन। समझ रहे हो ना? जब उस रेडिएशन को मैं एक एक जगह पे, एक दीवार पे हिट करा रहा हूं, तो वो उस दीवार को, उस मेटल की शीट को काट दे रहा है कि नहीं काट दे रहा है? काट दे रहा है। तो क्या वो प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है ना। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोटोन का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तभी वो फोर्स लगा रहा है, और तभी क्या आ रहा है, प्रेशर। तो फोटोन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अरे क्लियर है? लेकिन एक हाइपोथेसिस आई इसके साथ, क्या आई, कि रेस्ट मास ऑफ, क्या कहा गया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास क्या है, जीरो। फोटोन का अपना कोई मास नहीं है, रुके हुए फोटोन का। दौड़ते हुए फोटोन के मास के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है। तो हमने कहा कि अगर कहीं दौड़ता हुआ फोटोन जा रहा है, वो टकरा रहा है और वो कुछ फोर्स डेवलप कर रहा है, उस फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर आ रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। क्योंकि जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तब तक कोई फोर्स आने वाला नहीं है। नहीं आई समझ बात? आया? मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? तो फोटोन का मोमेंटम डिफाइन हुआ, मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखा गया P, एंड दैट इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। P इक्वल्स टू क्या लिखा गया भाई साहब, H बाई लैम्डा। दूसरी बात, भाई मोमेंटम है तो एनर्जी भी होगी, मोमेंटम है तो एनर्जी भी होगी। एनर्जी को लिखा गया क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी को लिखा गया भैया H न्यू या H सी बाई लैम्डा। ये दो बातें आपको याद करनी है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखा गया, H न्यू या H सी बाई लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन को H न्यू या H सी बाई लैम्डा। न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू को क्या बोलते हैं भाई साहब, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको F से भी कहीं डिनोट करा हुआ मिल जाए तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, यहां तक हो गया हमारे पास बेसिक बेसिक फोटोन की कहानी। फोटोन में इतनी ही बात जाननी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने समझने को। देखिए, ये है आपके पास, फोटोन ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। सब जानते हैं कि फोटोन ही लाइट है, फोटोन ही क्या है, लाइट है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। दूसरा, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, फोटोन कंजर्वेशन नहीं होता है। ये छोटी सी लाइन है, बकवास सी बात है, होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मानते हैं फोटोन को लेकर, लेकिन अपने को उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा बता के निकलूंगा। जैसे अभी आएगा एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जब एक मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन गिरता है ना, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब फोटोन गिरा है और गिरने के बाद वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है ना? तो जब पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया, जैसे मान लो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर जाएं कि हमारे पास एक पानी का गुब्बारा है। क्या भाई साहब, पानी का गुब्बारा। जब वो टकराएगा तो फटेगा, जब वो टकराएगा तो फटेगा। क्लैरिटी है? अगर आपको मैं दो गुब्बारे दे दूं पानी भर के, एक में कम पानी भरूं एक में ज्यादा, तो कौन जल्दी फटेगा, ज्यादा पानी वाला, ज्यादा पानी वाला। अच्छा, मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, सोच के बताइएगा। आप ये बताइए किसके पास ज्यादा एनर्जी है, वॉयलेट वाले के पास या रेड वाले के पास? वॉयलेट वाले के पास। तो ज्यादा दूर कौन जाना चाहिए, वॉयलेट वाला कि रेड वाला? क्यों? क्योंकि वो गुब्बारा है जिसके अंदर जो एनर्जी है, जिसके अंदर जो पानी है वो बहुत कम है। तो थोड़े मोड़े ऑब्स्टिकल से टकराएगा तो फूटने वाला नहीं है। अरे बात समझे कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे पूरा पूरा का पूरा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स इसी लाइन पर बेस्ड है। बड़ा गुब्बारा होगा तो जल्दी फटेगा, फटेगा ना। फटने के बाद ज्यादा एनर्जी कौन देगा,
बड़ा गुब्बारा कि छोटा गुब्बारा? उसके पास एनर्जी ज्यादा है। ये बात समझ पा रहे हो ना? अगर ये दो तीन छोटी छोटी बातें अगर तुम समझ गए ना, पूरा पूरा चैप्टर, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज यही खत्म करके चला जाऊंगा। ये दो छोटी छोटी बातें समझ लो। पहली बात क्या, कि जिस गुब्बारे के अंदर एनर्जी कम है वो गुब्बारा ज्यादा दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि फट ही नहीं रहा। बात समझ रहे हो ना? उसको चलने में जो उसके अंदर एनर्जी है उसका कोई रोल नहीं। बात समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसके अंदर एनर्जी है उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होता है कि नहीं होता है? होता है। उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों पड़ा होगा सोचो? क्योंकि उसके पास दो चीज है, एक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक का नाम है मैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, फिर वही वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दे प्रोपोगेट। बात समझ रहे हो ना? उस पैकेट के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को चलाने के लिए। बात समझ रहे हो ना? और वो कहीं लॉस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसी का इलेक्ट्रिक उसी के मैग्नेटिक में जा रहा है, उसी का मैग्नेटिक उसके इलेक्ट्रिक में आ रहा है, और इतना तेज हो रहा है कि हम ये मान लेते हैं कि दिस फिनोमेना हैपेंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हो ना? एक साथ हो रहा है। क्लैरिटी है? तो हमको ये बात समझ आ गई कि जिस गुब्बारे में ज्यादा एनर्जी है वो जल्दी फटेगा। क्लैरिटी है? तो आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? दो कारण है वैसे तो, बट बेसिक बेसिक स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझे तो हमारा जो विबग्योर का पूरा कॉन्सेप्ट है, विबग्योर में जो सबसे ज्यादा एक्सटेंट होता है, लास्ट वाले में देखोगे वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू में, तो वो ब्लू का सबसे ज्यादा होता है। बात समझ रहे हो ना? तो ब्लू की रेंज सबसे ज्यादा होने की वजह से जो आसमान है वो हमको उन दोनों के मिक्सचर, तीनों के मिक्सचर की वजह से स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। हमारे धरती मैया का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? ओशियंस का बहुत बड़ा रोल है आसमान को ब्लू दिखाने में। बट अगर हम बेसिक स्कैटरिंग की बात करें तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में वो गुब्बारे एंटर कर रहे थे विबग्योर वाले, तो हुआ क्या? टकराए ना। कौन जल्दी फटा? वायलेट वाला, क्योंकि उसके में पानी ज्यादा था। ओजोन लेयर है ना, वो किसको फिल्टर करती है? इंफ्रारेड को, यूवीज को। किसको? यूवीज को। सीक्वेंस देखिए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी। बात समझ रहे हो ना? यूवी को फिल्टर कर देती है। क्यों? कैसे कर पाती है? सोचो, किसके फोटोन, किसके गुब्बारे में ज्यादा एनर्जी है, विजिबल के कि यूवी के? यूवी के ना। जैसे टकराएगा तुरंत फट जाएगा यार। अरे बात समझ रहे हो ना? तो O3 जो अपनी ओजोन लेयर है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो जब उसमें एंटर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसमें से जो गामा रेडिएशन तो पहुंच ही नहीं पाता, गामा रेडिएशन सन के एटमॉस्फेयर से निकलते निकलते ही फट जाता है। सन का भी तो अपना एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसके गुब्बारे में बहुत एनर्जी भरी है। बात समझ पा रहे हो ना? बहुत आसान चैप्टर है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, बस इतनी छोटी छोटी बात अपने को समझनी है। यूवी फट गया, थोड़ा अंदर आया, वॉयलेट फट गया, सबसे ज्यादा दूर तक कौन चल के आया? रेड। कौन चल के आया? रेड। इसी वजह से हमको सुबह शाम जब सन बहुत दूर होता है तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये बेसिक बेसिक बात अपन बचपन से पढ़ते हैं। फटने के बाद ज्यादा एनर्जी कौन देगा? कौन देगा? वायलेट। अगर मान लो हम विजिबल रेडिएशन ले आ रहे हैं, विबग्योर ले आ रहे हैं, तो फटने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? वायलेट। कौन देगा? वायलेट। पक्का ना? अब सोचो होता क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो गुब्बारा है वो गुब्बारा टकराया तो उससे कुछ एनर्जी डेसिपेट की। हो सकता है कि जिसको दिया उसने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब ना की हो, तो बची हुई एनर्जी का छोटा गुब्बारा बन के बाहर निकल गया। बात समझे ना? बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बट ये बहुत हाइपोथेटिकल है। सही बात हमको क्या दिखती है? सही बात हमको क्या दिखती है कि जब फोटोन टकराया वो फट गया, उससे सारी एनर्जी दे दी, उसके पास जो भी एनर्जी था। तो सोचो, अब जब फोटोन का एग्जिस्टेंस ही नहीं था तो क्या टकराने के पहले फोटोन का मोमेंटम था कि नहीं था? था। कितना था? एच बाई लैम्डा। क्या था? एच बाई लैम्डा। टकराया तो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। अगर टकराया और फट गया तो एब्जॉर्ब हो गया। जरूरी है टकराक फट जाए? कॉमन सेंस लगाओ, जरूरी है टकराक फट जाए? नहीं। अरे भाई, उसकी औकात होगी, उसका मोमेंटम होगा, इतना उसके पास एनर्जी होगी फटने भर की, तभी तो फटेगा। अरे पल्ले पड़ रहा है, टकरा के फट जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फटेगा तो वो सारी एनर्जी दे देगा। क्या फटने से पहले फोटोन का मोमेंटम था? अरे था कि नहीं था? था। फटने के बाद? फटने के बाद फोटोन का कोई मोमेंटम नहीं है। इसी वजह से क्या कहा जाता है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लाइन का मतलब समझ पाए?
All the photons of a particular frequency or wavelength possesses the same energy irrespective of the intensity of radiation. यहां पर एक और शब्द आया, क्या शब्द आया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इंटेंसिटी का मतलब समझना, दो बातें होती हैं. एक होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना, और एक होता है फ्रीक्वेंसी. क्या भाई साहब? दो शब्द पढ़ने हैं अपने को, एक का नाम है इंटेंसिटी और एक का नाम है फ्रीक्वेंसी. अगर नेता तुम फ्रीक्वेंसी को घटाए या बढ़ाए तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? E इक्वल्स टू क्या पढ़े? एकदम न्यू रख रहे भाई, जबरदस्त है. एच एफ या एच सी बाई लैम्डा. क्लियर है? अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो क्या बढ़ा? एनर्जी किसका? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया? बढ़ गया. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि अब हम गुब्बारे के अंदर ज्यादा पानी भर रहे हैं. अरे बात समझे हैं कि नहीं? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ गुब्बारे. अरे बात समझे कि नहीं? गुब्बारा क्या है? फोटोन. क्या है? फोटोन. तो इंटेंसिटी बढ़ाए हो तो तुम क्या बढ़ाए हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स. अरे बात समझे कि नहीं? क्या उसकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने से? नहीं. इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंडिविजुअल फोटोन की बात हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि इंडिविजुअल फोटोन की बात करने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि दो फोटोन मिलके एक साथ कोई काम नहीं करते हैं. बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हूं, मुझे एक्साइट होने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए. कितने जूल चाहिए? एक फोटोन आया, मुझसे टकराया, उसने 5 जूल दिया. दूसरा फोटोन आया, वो मुझसे टकराया, मुझे कितना दिया? 10 जूल. तो मैं एक्साइट हो जाऊंगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बात समझे ना? क्यों? इतना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. जैसे मुझे 5 जूल एनर्जी मिला, मैं हूं इलेक्ट्रॉन. क्या हूं? इलेक्ट्रॉन. मैं सोचूंगा कि मुझे उड़ने के लिए कितना चाहिए? 10. कितना चाहिए? मिला कितना? 5. मैं उसको अपने पास रखने वाला नहीं. मेरी औकात का मिलेगा तभी मैं उड़ूंगा, नहीं मिला खट से तुरंत आगे ट्रांसफर कर दूंगा. अरे बात समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ा. मैं, मेरे नीचे और भी तो गरीब है ना, हो सकता है उनको 5 जूल मिल जाए तो वो एक्साइट हो जाए, मेरे बराबर आ जाए. तो मैं क्या करूंगा? तुरंत अपना 5 जूल नीचे ट्रांसफर कर दूंगा. अगर मुझे उड़ना है तो मुझे एक ही फोटोन चाहिए, और वो कितने जूल का? 10 जूल. मिनिमम कितने जूल का? 10 जूल. तो फोटॉन्स कलेक्टिवली कोई एनर्जी नहीं देते हैं. बात समझे ना? हर फोटोन की एनर्जी इंडिपेंडेंट है. तो ऐसी सही यही सेम लाइन आज के 1 साल पहले भी मैंने मारी थी. 1.5 साल पहले ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर ऐसा है तो मेटल प्लेट गर्म कैसे हो जाती है? मेटल प्लेट पे तो कलेक्टिवली फोटोन गिर रहा है ना. धूप में मेटल प्लेट रख दे रहे हैं तो गर्म हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? क्यों हो जा रही है भाई? भाई एक फोटोन को एनर्जी मिली, क्लियर? उसने एनर्जी, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, उसने एनर्जी शेयर की कि नहीं की? क्लियर है? फिर दूसरी एनर्जी मिली, फिर दूसरी भी शेयर की, ठीक है ना? करी. तब तक शेयर करता रहेगा. शेयर क्या कर रहा है? वो अपने पास रख रहा है? नहीं. क्या कर दे रहा है? तुरंत अपने लोअर वाले को दे रहा है, लोअर वाले को देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है. उसको खुद को एक्साइट होने के लिए एक फोटोन चाहिए. बात समझ रहे हो ना? अदरवाइज जो और एनर्जी आ रही, जैसे मान लो हमको प्यास लगी है 2 गिलास की, हमारे पास 1 गिलास पानी आया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहता है नहीं, मैं 1 गिलास पानी नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो 2, नहीं तो नहीं पीऊंगा. जिसको 1 गिलास की नीड है उसको दे दो. तो क्या करता है? एनर्जी उसको दे देता है. तो अब जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? भर रहा है. तो वो क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, 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 करेंगे. धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा? राइज होना शुरू होगा. अगर गिरने वाली लाइट की इतनी औकात है कि वो मुझे निकाल सके, तो वो 2 गिलास मुझे पानी देगा, तब मैं निर्धारित करूंगा कि मुझे वो 2 गिलास पानी पीना है कि नहीं पीना है. ऐसे जरूरी नहीं है कि मेरी रिक्वायरमेंट है 2 गिलास पानी की, एक्साइट होने के लिए मुझे कोई 2 गिलास पानी दे देगा तो मैं एक्साइट हो ही जाऊंगा ना. जरूरी नहीं है. जब 10 टू दी पावर 5 फोटॉन्स गिरते हैं, कितने? 10 टू दी पावर 5 फोटॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? सोचिए, 10 टू दी पावर 5 फोटॉन्स ऐसे गिरे जिनकी कैपेसिटी थी मेरा पेट भरने की, और मेरी रिक्वायरमेंट है 2 गिलास पानी, और उनके गुब्बारे में 2 गिलास पानी है ना? वो टकराए, मुझसे टकराए,
वो चाह रहे थे कि मैं एक्साइट हो जाऊं, मैं वो मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं नहीं निकला। निकलूंगा मैं 2 गिलास पानी ही पी के, बात समझ रहे हो ना, लेकिन अभी मैं नहीं निकला। उसकी स्पॉन्टेनिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट फोटोन मुझसे टकराया, मुझे एनर्जी दिया, मैं उड़ जाऊं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या जैसे ही मुझे एनर्जी मिली मैं थोड़ा सा हिला डुला और मैं 50-60 कोलिजन कर लिया, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जैसे मैं टकराऊंगा मैं एनर्जी ट्रांसफर करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। क्लैरिटी है? और जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया, मान लो मुझे नीड थी 2 गिलास की, और 2 गिलास में से अगर मैं एक बूंद भी ट्रांसफर किया तो मेरी औकात रही क्या उड़ने की? नहीं है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, जब जब मैं उड़ ही नहीं सकता तो मैं अब कुछ अपने पास नहीं रखूंगा, सारा अपने नीचे वाले को दूंगा। इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लेयर बाय लेयर एक्साइट होता है, हायर एनर्जी लेवल में आता है, हायर एनर्जी लेवल में आता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक फोटोन गिरा, उड़ाया एक ही फोटोन है, उन 10 लाख में से एक फोटोन ऐसा गिरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टकराया, और टकरा के बिना कोलिजन के कहां निकल गया? बाहर। अरे बात समझे हैं कि नहीं? 10 लाख फोटोन गिर रहे हैं तब कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहे हैं। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन की गलती है? नहीं। उसके आगे पीछे चिपके हैं खूब सारे लोग उसको खाने वाले, चिपके हैं कि नहीं? जैसे उसके पास पैसा आ रहा है तुरंत और लोग उससे नोच ले रहे हैं। ये बहुत रेयर चांस है कि टकराया और टकरा के सारा पैसा, सारी एनर्जी लेके उड़ जाए। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी 1 in a million। अरे बात समझ रहे हैं? 10⁵ to 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स जब गिरते हैं, फोटॉन्स गिरते हैं, तब कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो अपने को 2 बात समझनी है पूरे फेनोमेना में, बस अपने को 2 बात समझनी है। क्या बात है, अब तुम लोग मॉडर्न भी पढ़ोगे क्या? दोनों एक साथ? चलो, तो देखो भाई, मोटा मोटा क्या हिसाब देखें हम, कि अगर, सुनो, सबसे पहली कहानी कहां से शुरू हुई? सबसे पहली कहानी क्या? लाइट के पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने करी लाइट के पार्टिकल की, पार्टिकल का नाम फोटॉन, पार्टिकल का नाम फोटॉन। फोटॉन अगर एक पार्टिकल है तो क्या उसका मोमेंटम होना चाहिए? अरे होना चाहिए, यस सर। मोमेंटम कितना होगा? h/λ। कितना होगा? h/λ। अरे पक्का जी? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, क्या उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए? यस सर। एनर्जी क्या होनी चाहिए? hc/λ या h न्यू, hc/λ या h न्यू। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें यह पता है कि अगर कोई फोटोन टकराया, उसकी एनर्जी फटी, तो क्या वो पूरी एनर्जी डेसिपेट कर देता है? यस सर। अभी तो अपने को यही पढ़ना है कि टकराया, टकराने के बाद क्या पूरी एनर्जी डेसिपेट कर देगा? यस सर। उसके बाद क्या कोई फोटोन बचेगा? फोटोन एनर्जी ही तो है, और जब वो एनर्जी फट गई, जब वो बलून फट गया, तो फिर क्या वो पानी फिर से दोबारा बलून को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा? नहीं। जो फट गया वो फट गया, वो एनर्जी गई। तो इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अरे बात समझे? दूसरी बात कि भाई साहब, सारे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ के, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो फोटॉन्स होंगे, क्या उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अरे भाई, E = hc/λ ही तो है ना? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप क्या बढ़ा रहे हैं? गुब्बारे के अंदर पानी या नंबर ऑफ गुब्बारे? नंबर ऑफ गुब्बारे। याद रखे रहना, याद रखे रहोगे ना? हाँ बस। चलो भाई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो? एनर्जी। क्या बढ़ा रहे हो? एनर्जी। मतलब गुब्बारे के अंदर पानी बढ़ा रहे हो ना? इसी पे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है। और आगे पढ़ लो, और आगे पढ़ो। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना वेव्स में, भैया रस्सी ऊपर नीचे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, उसको एनर्जी जो एसोसिएट हुई कहां गई, इसको इससे कोई मतलब है नहीं। सन ने दान कर दिया एनर्जी का, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एनर्जी कहां जा रही है। बात समझ रहे हैं? ट्रेवलिंग के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होगा, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नहीं होगा। सोच, अगर मैं कहूं कि एक लाल कलर का बलून है, उसके पास कुछ एनर्जी है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्लियर है ना? फोटोन है ना? अगर वो फोटोन, अगर वो फोटोन फट गया तो लाल कलर का एग्जिस्टेंस रहा? नहीं रहा, नहीं रहा। समझ पा रहे हो ना?
अगर वो हवा में है, नहीं फटा, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है ना। पानी में चला गया, नहीं फटा, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। लाल कलर की बीम ले लो तुम, हवा से पानी के अंदर डालो, क्या रिफ्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, बेंड हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन की रेयरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयरर। सोच पानी के अंदर फोटोन है कि नहीं है, पानी के अंदर फोटॉन्स हैं, अरे है ना, पल्ले पड़ रहा है। अब एक लकड़ी ले लो, एक लकड़ी ले लो जो पॉलिश्ड ना हो, रफ हो, उसके ऊपर तुम लाल कलर का लाइट जला दो, उसके बाद तुमको दिखेगा नहीं कि वो लाल कलर गया कहां, दिखेगा नहीं, उसके ऊपर एक लाल कलर का स्पॉट दिखेगा, वो स्पॉट के बाद फोटोन का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, क्योंकि फोटोन फट गया, फोटोन फट गया। फिर लाइट के एग्जिस्टेंस रहे क्या, नहीं रहे, नहीं रहे। लेजर बीम तुमको दिख रही है, लेजर बीम से मतलब कटिंग होती है, लेजर बीम से स्टील काटा जाता है, मोटी मोटी शीट्स काटी जाती हैं, गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है पत्थर तोड़ने में, जो जो माइंस काटी जाती है ना, जैसे पहाड़ जो काटे जाते हैं हाथ से नहीं काटे जाते, दो तरह से काटे जाते हैं, एक लेजर से होते हैं जो गामा गामा रेडिएशन होते हैं, और एक होता है ब्लास्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली, समझे ना। तो बेसिकली हम तो जब ब्लास्ट करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुमको ऐसे आर्क चाहिए तो ब्लास्ट में आर्क ही निकल के आएगा, होगा नहीं होगा। तो हम रेडिएशन ब्लास्ट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जो अंदर समुद्र में जब तेल खोदने के लिए जब निकाला जाता है ना, तो वो कोई मशीन नहीं होती काटने वाली, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट की औकात नहीं है कि उतना नीचे जाके एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो वो सब रेडिएशंस होते हैं, जिन रेडिएशन से ड्रिलिंग की जाती है अंदर। तो जब तक वो रेडिएशन का एग्जिस्टेंस है तब तक तुम्हारा फोटोन है कि नहीं है। मतलब फोटोन सन से चला, एयर में है, एयर से पानी में गया, अगर मान लो लाल कलर की लाइट तुमको हवा में भी दिख रही है और तुमको पानी में भी दिख रही है, तो क्या वो लाल कलर की लाइट का फोटोन फटा है, दिख रहा है तो फटा है नहीं, दिखने के बाद नहीं फटने के बाद दिखेगा नहीं, दिखेगा, फटने के बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म। अरे बात समझे ना, यही बहुत सिंपल बहुत साधारण सी स्टोरी है। तो जब अगर मुझे लाल कलर दिख रहा है मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उसका रफ्तार चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, रफ्तार। एयर में रफ्तार अलग है, मीडियम में रफ्तार अलग है, रफ्तार चेंज हो गई, अगर रफ्तार चेंज हो गई तो लेमडा चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ा नहीं। क्लियर है ना। इस लाइन को इस लाइन से रिलेट कर पा रहे हो, क्या बोला इस लाइन में, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन, क्योंकि अगर फोटोन फटा तो लाइट एग्जिस्ट करती है ऐसा अपने को पता चलेगा नहीं, पता चलेगा नहीं। और जब तक लाइट एग्जिस्ट कर रही है तब तक फोटोन फटा नहीं है, मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, बस किस में चेंज हुआ है, उसकी रफ्तार में और उसके वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। बट वी और लेमडा बदल जाते हैं। ये है फोटोन के 5 पॉइंट्स। क्लियर। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अरे होता है ना, अच्छा बहुत बढ़िया। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच सी बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, एच बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, एच बाई लैम्डा। अब सोचो, अभी फोटोन पे ही चर्चा कर रहे हैं। फोटोन की अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, एच सी बाई लैम्डा, किसमें है, जूल में, किसमें है, जूल में। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच, एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, कोई बताएगा, 6.634 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड, माइनस मतलब 13.6.64 6.634 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। चलो आओ वैल्यू रखो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो एच की जगह अपन क्या लिखे, 6.634 इंटू 10⁻³ और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये है तुम्हारे पास किसमें, जूल में। अब तुम सोचो अगर तुम इसको देखो तो ये तुमको बहुत बड़ी लग रही है बहुत छोटी, हाँ वैल्यू बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो हमने सोचा कि इतनी छोटी एनर्जी को जूल में मेजर करना अच्छी बात नहीं है, कितना डेटा रखेंगे यार। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक फॉर्मूला पढ़े हो, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, अरे पढ़े हो क्या,
तो यहां से W इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू वी, Q इंटू वी। अच्छा Q क्या है, चार्ज, हम कह रहे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E, और पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट, तो ये क्या हो गया W बराबर EV जूल। अरे बात समझे कि नहीं, अरे हुआ ना, इतना जूल, तो 1 जूल में कितना ईवी, बोलो 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 बोलो, ये यूनिट सिस्टम बन गया ना। इसमें अगर तुम इसको तुम जूल में देखोगे तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्ट की जगह कितना हो गया 1 वोल्ट, ये जूल हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं, तो एक ईवी जो है वो किसके बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अरे क्लियर है क्या, तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाबू, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लियर है क्या, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, जानते हो 1.6 को डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18, 10⁻18 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते हैं। कितना जूल है, देख रहे हो कितना जूल है। इस जूल को अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल किसके बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा भाई 6.634 इंटू 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻, यहां कितना -34 +8 +18 डिवाइडेड बाई लेमडा। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो जरा तो, हाँ नहीं ये नंबर मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर उठाओ मल्टीप्लाई करो, फट से करो, हाँ 12,400, 12,400, अरे नेता, हाँ सही याद किए हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेमडा का भी तो ध्यान दो। अभी हम लेमडा किस में रखे हैं, ये मीटर में, किसमें मीटर में, इसको हमारे पास ऑप्शन है 2 में रखने का, या नैनोमीटर में रख लो या एंगस्ट्रॉन में रख लो। क्लैरिटी है, कई बार हमको डेटा नैनोमीटर में दिया होगा, कई हमको एंगस्ट्रॉन में दिया होगा। तो जब नैनोमीटर में लिखा जाता है, ये किसमें नैनोमीटर में, तो यहां क्या होगा भाई, मीटर को तुमको नैनोमीटर में लिखना है, तो 10⁹9, अरे भाई 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा 10⁹9। अरे क्लियर है, तो जब तुम एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 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 भाई, इस सब पूरे को सॉल्व करोगे तो 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एनर्जी ऑफ फोटोन लिख लो क्या 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लैरिटी है भाई, याद कर लोगे तो 2 फॉर्मूले याद कर रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन में, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं भाई, एक वाला ये वाला, तो अब मतलब इतना ज्यादा इस फॉर्मूले का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना यूसेज का, कि तुमको ये फॉर्मूला मतलब इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। ये क्या है एच सी बाई लैम्डा, क्या भाई साहब एच सी बाई लैम्डा, ये किसमें जूल में। एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 1240, लेकिन लैम्डा किसमें होना चाहिए, किसमें नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हो 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन, और यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे नेता समझ आया क्या, चलें आगे बढ़े हो, उतारोगे उतारोगे, चलो लिखो लिखो फट से लिखो, ये उतार दिए थे, लिखो 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 लिखो, नैनों की तो बात न जाने है। यार तुम लोग को वाईफाई वाईफाई मिल गया मैंने सुना, चल ही नहीं रहा है, तो भाई एक साथ 600 लोग लॉगिन करेंगे तो कैसे चलेगा यार, कोई भी वाईफाई नहीं चलेगा। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेट नहीं रहता भाई, ये तो नहीं हो सकता, प्लान थोड़ा हल्का होगा, बट यार 499 वाला नहीं यार, इतना भी सस्ता नहीं होगा यार,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि प्लान हैवी होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बैंडविड्थ कितनी है, जब ज्यादा यूसेज बढ़ जाता है ना तो बैंडविड्थ भी देखनी पड़ती है। अब मान लो तुम्हारा प्लान है 1 Gbps का, बैंडविड्थ कम है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फट जा रहा है। समझ रहे हो? तो थोड़ा, हाँ, डिपेंड करता है वो। कॉमर्शियल वाले तो बहुत करते हैं ना। हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि रुका हुआ फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। गुब्बारा याद रहेगा ना जी? बस गुब्बारे याद रखो, सब सवाल ऐसे ही बन जाएंगे अपने आप ही। गुब्बारे लाया हूं मैं, गुब्बारे लाया हूं। समोसे खाने ना, समोसा खिलाऊंगा आज, 100% फिक्स है। हाँ, कल वो जो समोसा वाला था, वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ था। तुम लोग कोई समोसा वाला जानते हो जो दे दे 200, 300, 400, 500, 600 समोसा? तो बता दो। हैं? हरीलाल। हरीलाल को ही तो फोन किया था कल यार, उसके पास स्टॉक ही नहीं था। सेकंड वाला, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। दौड़ता हुआ फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता वे, मतलब रुका हुआ फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो ना, फोटोन कभी रुका हुआ नहीं रह सकता, तो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसका मास कितना होगा? जीरो। ठीक है ना। हाँ, आज मिलेगा समोसा खाने को। आज मिलेगा, 100% फिक्स। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। नहीं, आज आएगा समोसा। आएगा भाई, आएगा। हाँ, कब? चले, हो गया। अरे ये पूरा घर लिखना यार, थ्योरी घर लिखना। ये लिखो बस। चले, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भैया आगे। यस। ये -9 होगा ना यार? नैनोमीटर में डालोगे तो -9 लिखोगे ना? हो गया। ये लिख लेना, मतलब कभी भी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में कंफ्यूजन हो तो तुम इसको देख लेना, इसको नोट कर लेना। हो जाता है भाई, मुझे तो हो जाता था। पता नहीं तुम्हें होता है कि नहीं होता, भाई तुम लोग तेज आदमी हो यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और 1 जूल में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में हो रहे होते हैं तो उनके पास उनकी कुछ अपनी एनर्जी होती है कि नहीं? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? टोटल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, हाँ। कहो, क्या कह रहे हो? कहा?
ये इधर 1 जूल। अरे दादा हो, अरे मालिक हो, ठीक, कोई बात नहीं यार, होता रहता। कंफ्यूजन मस्ट बी गेट क्लियर्ड। अब सुनो, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं भाई, जल्दी लिखो यार, थोड़ा तेज पेन चलाया करो भाई, अपने को 1.5 घंटे के अंदर नोट्स भी बनाना है, पढ़ना भी है। इस वीक के लास्ट में हमको ये और एटम्स 2 चैप्टर खत्म करने हैं। क्या हट गया है, क्या हट गया भाई, ये बताओ, ये सवाल बताएं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी? मोमेंटम ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी दिया है भाई, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? अरे भाई, मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू क्या, सी बाई लैम्डा पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, सी। तो P बराबर कितना, एच एफ बाई सी। क्या फ्रीक्वेंसी पता है हो? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जानते हो कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी दिया है हो 1.5 इंटू 10⁻13। और सी दिया है क्या, 3 इंटू 10⁸ निकल जाएगा क्या? सुनो, अब हम बात करेंगे एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं 3-4 लाइन आपको लिखाऊंगा, एक एक लाइन आराम से नोट करते जाइएगा। मान लीजिए हम आपसे कहें ये सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकती है, करेगी ही ये जरूरी है? नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इसके न्यूक्लियस के ऑर्बिट में चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, इनके पास एनर्जी है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम कहानी की तरह सुनना। क्या अभी तक का हिस्सा समझ आया? फोटोन की बात मोटी मोटी समझ आई? आई भाई साहब? यस सर, आसान है यार, बहुत आसान है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले पढ़ भी रखा होगा और अच्छा लगेगा पढ़ने के साथ। आपको बस इतनी बात समझनी है कि ये सरफेस है, इस सरफेस के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में गोल गोल चारों तरफ गोल घूम रहे हैं। क्या उनके पास उनकी एनर्जी है कि नहीं है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव में है ना? टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है ना। फॉर अ कंपैरिजन रेफरेंस, अगर हम बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, किसकी बात करें नेता? हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में क्या हो रहा है भाई, बोलो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में क्या हो रहा है? अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो तो एनर्जी कितना है, माइनस। अगर मान लो हाइड्रोजन की बात कर ले, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर तुमको जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करना है तो तुमको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने आप को उड़ाने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम पूरा फोटोन का कॉन्सेप्ट ही बस इस बात के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको इस मेटल सरफेस से फोटोन इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने हैं। क्या उड़ाने हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों उड़ाने हैं? क्योंकि फोटोन को हमने कहा है एक पार्टिकल है। अरे भाई, पर्पस भी तो पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। हमने फोटोन को क्या पढ़ा है, ये क्या है, पार्टिकल है, तो इसका क्या अपना एक मोमेंटम भी है? अरे है कि नहीं है? फोटोन एक पार्टिकल है तो पार्टिकल का अपना मोमेंटम है, मोमेंटम है, अपनी एनर्जी है। क्लियर है? और वो बेचारा गिरता है तो फट जाता है, तो फटने के बाद वो एनर्जी देता कहां है भाई? जिससे टकराएगा उसको एनर्जी देगा। तो उसका सबूत होना चाहिए कि उसको एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ मतलब उसको एनर्जी मिली, अगर नहीं एक्साइट हुआ मतलब एनर्जी नहीं मिली। अगर एनर्जी नहीं मिली तो गई कहां? अगर इस बात का पता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या पूरा का पूरा जितना कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब बर्बाद हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए हम ये सब कहानी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पता है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एक एक लाइन करके लिखो। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डालना, पहली लाइन लिखो,
Electrons in their orbit, electrons in their orbit are stable. Electrons in their orbit are stable because of negative total energy. Because of negative total energy, जीरो से भी कम. सोचो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल वो इलेक्ट्रॉन है जो कहां है? न्यूक्लियस के बगल में. जितना बगल में है उतना ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहा है. कर रहा है ना? तभी तो एटम एग्जिस्ट करता है यार, नहीं तो करता ही नहीं. क्लियर है ना? तो क्या लिखा? बिकॉज ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी. क्लियर है ना? टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, हाँ इसी में दूसरा पॉइंट, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट लिखो, टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, to excite the electrons it require minimum threshold energy. It require minimum threshold energy. Minimum threshold energy, that is known as work function. Minimum threshold energy, that is known as work function. ठीक है भाई. अब हम बात कर रहे हैं 1 to 1, एक इलेक्ट्रॉन वर्सेस एक फोटॉन. हम कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई कोलिजन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की अपनी ऑर्बिट में है, और मान लो हम कहे इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसका मतलब समझते हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी टोटल एनर्जी है जिस ऑर्बिट में वो गोल घूम रहा है. बात समझे? अब आपको एक फोटॉन की मदद से इसको उड़ाना है. फोटॉन की मदद से इसको उड़ाना है, तो कम से कम कितनी एनर्जी का फोटॉन देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या ये उड़ जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अरे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. कहां से आती है वो एनर्जी? फोटॉन से. कहां से आती है? फोटॉन से. अरे बात समझ रहे हो ना? तुमने इसको एनर्जी दी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उड़ पड़ा? उड़ पड़ा ना? यस. तो ये बताओ, जो फोटॉन की एनर्जी है और जो वर्क फंक्शन है, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 0 के. किसके बराबर है? अरे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब कितनी हो गई? 0. अभी हम मान रहे हैं कि जस्ट उड़ा है, जस्ट उड़ा. ज्यादा से दे देते तो क्या होता? उड़ता भी, और उड़ने के बाद उसके पास उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती. सुनो, अभी जस्ट उड़ा है, तो जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा? ईपी. ये वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है. हम उल्टा पढ़ते हैं. समझ रहे हो ना? हम पढ़ते क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अबे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को तुम hc/λ लिख कैसे सकते हो? पहली बात तो ये सोचो, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, उसका अपना मास है, उसका अपना मोमेंटम है. मोमेंटम है m/v, है कि नहीं है? है. अरे बात समझे? तो जब हम वर्क फंक्शन लिखते हैं तो हम खट से लिख लेते हैं फाई बराबर सर hf0, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. गधेड़ो, ये जो फोटोन आ रहा है, मिनिमम एनर्जी का या मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो रिक्वायर्ड फोटोन है, ये उसकी बात कह रहा है. न्यूमेरिकली बराबर हो गए, मतलब थ्योरेटिकली भी बराबर नहीं है. इसके पास जो ये तुम वर्क फंक्शन देख रहे हो, इसके पास जो एनर्जी है वो किसके वजह से है? किसकी वजह से? वो जहां न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूम रहा है उसकी वजह से, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, जो उसको मजबूर कर रहा है कि तुम इसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमो. हम तुमको देते हैं लोअर एनर्जी लेवल. देते हैं ना? जैसे न्यूक्लियस के पास जाते हो लोअर एनर्जी लेवल बनता है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 है और न्यूक्लियस के करीब वाले का माइनस में है, तो वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा. करेगा ना? हम सब इसीलिए भाग रहे हैं कि हम अपने आप को स्टेबल करें, और एक दिन मर जाएंगे और हो जाएंगे स्टेबल.
ऑब्वियस सी बात है, वही स्टेबिलिटी है ना, और कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। तो सुनो, यहां जो तुम लिखते हो, क्या लिखते हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या लिखते हो? नेता नेता बताओ 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 भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझे ना? बात समझ रहे हो ना? टू गेट एक्साइटेड और टू बिकम इन अ फ्री स्टेट और टू बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब सोचो, ये जो फोटोन की एनर्जी आई है वो मिनिमम फोटोन की एनर्जी है, जो किसके बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अरे है कि नहीं है? है। इसी मिनिमम फोटोन की एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्साइट होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। फाई को क्या बोलते हैं? फाई को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ये बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? नहीं। थ्रेशोल्ड एनर्जी तुमको हर बार पॉजिटिव में लिखा हुआ है भाई। कह रहा थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाहर से उसको उड़ाने के लिए जो तुमको फोटोन चाहिए, वो कम से कम कितनी एनर्जी का चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब सुनना, हम कह रहे हैं कि ये एक मेटल सरफेस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है ना? मेटल सरफेस है तो क्या खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर होगी? हमको पहली बात ये समझ आई कि नहीं, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, किसकी एनर्जी है वो? फोटोन की। क्लियर है? सिंपल सा स्टेटमेंट लिख के आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? नहीं, इट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय अ फोटोन टू एक्साइट इट फ्रॉम इट्स एनर्जी लेवल टू बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। इसी वजह से वो अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट लिखवाए हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी का मेंशन है। अब मान लीजिए यहां पर हम कह रहे हैं एक फोटोन गिरा। क्या गिरा? एक फोटोन। सुनिएगा कहानी, पहले ही एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी क्या है? इसकी अपनी कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। जो दिखती हमको पॉजिटिव है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि कम से कम हमको इतना एनर्जी चाहिए। मान लीजिए हम कहे कि इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए कम से कम वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा फोटोन गिर रहा है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे बात समझे? पल्ले पड़ा? यस सर। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई साहब ऐसा करो ना, इंटेंसिटी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? इंटेंसिटी। तुम क्या बढ़ाओगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ, क्या फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा? क्या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कि गिरने वाले फोटोन की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। लिखो, लिखो। टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, कॉमा, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी must be greater than, must be greater than or equal to, must be greater than or equal to the threshold energy of, the threshold energy of electron, द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन जब 11th 12th क्लास के छोटे बच्चों को सिखाते थे, वैसे सिखाते थे कि 2 दोस्त थे, वो गए बल्ब खरीद के ले आए। एक लाया रेड कलर का, एक लाया वॉयलेट कलर का। कौन कौन से कलर का? रेड कलर का और वॉयलेट कलर का। दोनों ने इस मेटल सरफेस के ऊपर ये बल्ब गिराया, बल्ब जलाया। दोनों का पावर सेम था। इसका भी पावर 10 वॉट था और इसका भी पावर कितना था? 10 वॉट। दोनों 10 वॉट का बल्ब ले आए, ठीक है ना? तो जब वॉयलेट वाले का फोटोन गिरा इसके ऊपर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ।
क्लियर? जब रेड वाले का फोटोन गिरा यहां से तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरा बल्ब जो है वो कम पावर का है, मेरा बल्ब जो है वो कम पावर का है, तो वो गया ज्यादा पावर का बल्ब ले आया। अब 10 वॉट से वो बेचारा ले आया 100 वॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ले आया 1000 वॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? पावर बढ़ा रहे हो मतलब तुम क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हमको 2 गिलास पानी का भूख है और हमको कोई 1 गिलास पानी एक बार में देगा तो हम पिएंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पिएगा वो पानी? नहीं। कह रहा उसको एनर्जी चाहिए तो एक ही साथ दोनों गिलास चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं तो यहां यहां लोग हैं जिनको 1 गिलास पानी में पेट भर के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, तो कहेगा इनको पिला दो। अरे बात समझे ना? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर फोटोन, जो गिरने वाले फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे कम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं। क्या मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है? यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे हो कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन के एमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक? कब तक? जब तक गिरने वाले फोटोन की एनर्जी किससे कम है? रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो फिर ना वॉयलेट वाले को भी खुरापात आई। रेड की कहानी समझ आई कि नहीं आई? लाल वाले बल्ब की कहानी समझ आई? लाल वाले बल्ब की क्या कहानी है? 10 वॉट से बेचारा नहीं निकाल पाया, तो वो सोचा अब हम चल रहे हैं थोड़ा ज्यादा पावर का बल्ब ले आएंगे, लेकिन लाल से ही निकालेंगे। क्या कभी निकाल पाएगा? नहीं। पावर बढ़ा दे रहा, क्या बढ़ा रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, तो फिर वॉयलेट वाले के दिमाग में आया कि मैं पावर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। तो पहले उसने कितने का लिया? 10 वॉट का, फिर ले आया 100 वॉट का, फिर लाया 1000 वॉट का, फिर लगाया 10,000 वॉट का। सोचो क्या हुआ होगा? क्या जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उनकी एनर्जी बढ़ गई होगी? इसीलिए हम कहे थे 1 to 1 बात है भाई ये। एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर 2 लोग एक साथ गिर गए हैं तो हम ज्यादा एनर्जी ले लेंगे, एक ही फोटोन का एनर्जी लेंगे। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पल्ले बढ़ रहा है। तो सोचो हुआ क्या। यहां तक इस हिस्से में तुमको एक बात देखने को मिली कि अगर तुम्हारी जो तुम्हारी फोटोन की एनर्जी है, ये समझ लो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक का ग्राफ सब एक लाइन से आराम से निकलता चला जाएगा। बस यही कहानी अपने को समझनी है। क्या? कि गिरने वाला फोटोन जो एनर्जी लेके गिरा है, अगर वो रिक्वायर्ड एनर्जी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। बात समझे? फोटोन से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब सुनना दूसरी बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं नेता, क्या कि ये 10 वॉट लगाए, 100 वॉट लगाए, 1000 वॉट लगाए, 10,000 वॉट लगाए, 1 लाख वॉट लगाते हैं, यहां से कुछ होने वाला नहीं। समझ रहे हो ना? अगर ऐसा होता तो मान लो तुम एक कमरे में बल्ब लगा दिए ना, लाल वाला बल्ब लगा देते हैं, वो येलो वाला जो आता था देखो, टंगस्टन वाला बल्ब, हाँ देखियो ना, उससे गर्मी होती है कि नहीं होती है? होती है ना? उस गर्मी का एक स्पेसिफिक लेवल होता है, एक टेम्परेचर के बाद नहीं गर्म होता है। जब सारे के सारे फोटॉन्स यूनिफॉर्म हो जाते हैं, निकलने का रेट यूनिफॉर्म। अरे भाई फिलामेंट का तो एक लिमिटेड टेम्परेचर है ना। मान लो तुम बल्ब ऑन किए, क्या हुआ? फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू, एक सेचुरेशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब उसके बाद उससे निकल रहा है फोटोन, तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, तुमको गर्मी का एहसास नहीं होगा, एक स्पेसिफिक गर्मी का ये एहसास होगा। अरे बात समझ रहे हो ना? जैसे ये मेटल सरफेस है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? ये कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा? बताओ बताओ बताओ, कोई बाहर निकाल पाएगा? नहीं। ये निकाल पाएगा? यस। अगर 10 वॉट वाले ने 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 10 वॉट वाले ने कितने निकाले? 10। तो 100 वॉट वाला कितना निकालेगा? 100। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या भाई साहब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पक्का जी? सारे फोटॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी ना। पावर बढ़ाने का मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रॉन से कम्युनिकेशन मल्टीपल्स में है या 1 to 1 है? 1 to 1 मतलब तुम गिरे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, मुझे चाहिए था 2। कितना चाहिए था? 2। मैं निकलूंगा कितने से? 8 से। कितने से निकलूंगा? 8 से। क्लैरिटी है ना? अब तुम गिरे 1 लाख, कितने गिरे? 1 लाख, तो मैं निकला 1।
मैं निकला एक, कितनी एनर्जी से, कितने से? थोड़ा सोचो ना यार, दिमाग लगाओ, थोड़ा रिटेन करो ना यार, थोड़ा ध्यान से सुनो। जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी कितनी थी? 10। कितनी थी? 10 थी ना। मुझे जरूरत कितने की थी? 2 की। कितने की? मैंने 2 लिया, मैं फ्री हुआ, बचा कितना? 8। क्या 8 का फोटोन बचेगा? नहीं। फोटोन की भी एक जिद है कि अगर तुम हमसे लियो तो हम पूरा ही देंगे, आधा अधूरा नहीं देंगे। तो दिया पूरा 10। कितना दिया? 10। हमने यूज कितना किया? 2। क्या करने में? अपने आप को फ्री बनाने में। बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से उड़े हैं, उड़े हैं ना? यस सर। 1 लाख में से कितना उड़ा? 1 उड़ा ना। हमने कहा कि हम अब 2 लाख फोटॉन्स गिराएंगे। कितने फोटॉन्स गिराएंगे? 2 लाख। तो इसका मतलब हमने क्या बढ़ाया? एनर्जी की इंटेंसिटी? क्या बढ़ाया? रिलेट कर पा रहे हो यार? अपन क्या बढ़ा रहे हैं? इंटेंसिटी। हमने 2 लाख फोटॉन्स गिराए तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2। कितना निकला? दोनों की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बात समझे कि नहीं? हम गिराए 10 लाख, कितने निकले? 10। कितने निकले? एनर्जी कितनी? 10 की। सबकी कितनी रहेगी? 8। कितनी रहेगी? पक्का ना? क्लियर है? बात समझे? तो पहली कहानी क्या? पहली लाइन, दूसरी लाइन क्या लिखे हो? क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए? ठीक है ना? लिखो अगला स्टेटमेंट, लिखो। हिंदी में लिखवा दें? ऐसे ही लिखवा दें अंग्रेजी में? हाँ अंग्रेजी में लिख लो चलो। अरे ठीक है, इंग्लिश क्या, आसान लैंग्वेज है यार। इफ द एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन इज लेस देन, if the energy of falling photon is less than threshold energy, less than less than less than threshold energy, no electron will emit, no electron will emit comma, no matter no matter how many no matter how many how many photons are falling, no matter no matter how many photons are falling. मतलब if energy of photon is less than 5, क्या भाई साहब? इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा? कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा? नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिट। अब अगली लाइन लिखो। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, if energy of photon is greater than work function, intensity, number of photoelectron emission, number of photoelectron emission will directly proportional to किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इंटेंसिटी के। अरे बात समझ रहे हो क्या? कंडीशन समझ आई? पहली सिचुएशन में क्या? पहली सिचुएशन में क्या, अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो तुम कितना भी एक एक गिलास करके कितना भी पानी दोगे इलेक्ट्रॉन को, उसको कुछ होने वाला नहीं। क्या सब पी जाएगा? मतलब खुद तो नहीं पिएगा, क्या नीचे वालों को पिला देगा? क्लैरिटी है? कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा? जब गिरने वाले फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो, तभी तो बाहर निकलेगा यार। क्लियर है क्या? अब यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स का एमिशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी के? लेकिन क्या सारे फोटॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी कि सबकी एनर्जी सेम होगी? अरे क्लियर है क्या? तो इतना लिखने के बाद लिख लेना, इंटेंसिटी चेंज करने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से, ये लिख लो, ये लिख लो, इसके बाद लिखो इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बढ़ जाता है? बस क्या बढ़ेगा?
एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। दिस इज द हार्ड कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स इट, इतना ही है। इसी में अब हम बदल बदल के खेलते रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट कह रहा हूं। जैसे जैसे भैया अब यहां पे ये थ्योरी पढ़ो, लो लो ये देखो, ये थ्योरी पढ़ो। क्या हुआ? द इलेक्ट्रॉन एमिशन फॉर अ मेटल इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अरे है ना? बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल इज डिपेंड ऑन इज, अरे यार क्या टाइप करते हैं, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट ऑन एनर्जी ऑफ द लाइट। अरे क्लैरिटी है क्या? Energy of photon incident on a metal will not necessarily cause emission of an electron even if its energy is more than the work function। पढ़े हो क्या? कितने फोटोन गिरे? 1,00,000। निकला कितना? एक। क्या सब लोग निकाल पाए? नहीं। लेकिन सबकी एनर्जी क्या मेरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी कि नहीं थी? थी। जैसे ही मुझे कोई फोटोन टकराया ना, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था, बस पड़ोस वाले से टकरा गया। जैसे ही टकराया मैंने क्या किया? अपनी एनर्जी उसको दे दी। अब दे दी तो मेरा थ्रेशोल्ड फिर कम हो गया। अरे बात समझे ना? फिर मैं कहूंगा अब और ले आओ। फिर आया, फिर टकराया, फिर रुक गया। जब मिलियंस इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 फोटॉन्स टकराते हैं, तब कहीं जाकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये लाइन का मतलब समझ आए? लाइन का मतलब समझ आए? क्या ये नेसेसरी है कि तुम्हारी फोटॉन की एनर्जी मेरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो मैं एक्साइट हो ही जाऊंगा? ये जरूरी नहीं है। बस और पढ़ो, इतनी सी बात है। और इसमें क्या? The electrons after absorption may be involved in many other processes like collision, in which it can lose energy. Hence, the ratio of number of electrons emitted to the number of photon incident on a metal surface is less than unity. अरे समझे कि नहीं समझे? यहां तक बात समझ आई? यस। अब सुनो, अब सिंपल बात, अब यहां की बात, अब गणित शुरू होती है। गणित क्या कहती है? इतने से एसर्शन रीजन बनता है। अभी तक जो तुम पढ़े उससे क्या बढ़ता है? एसर्शन रीजन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? दो मित्र थे, एक ने येलो कलर का बल्ब लिया और एक ने वॉयलेट कलर का बल्ब लिया। ये बल्ब की कहानी समझ लो, बस सब सेटल्ड है। एक ने वॉयलेट कलर का बल्ब लिया, दोनों बल्ब दिख रहे हैं। ये बल्ब है B1, ये बल्ब है V2, दोनों 50 वाट का बल्ब ले आए। ये भी 50 वाट का ले आया, ये भी 50 वाट का ले आया। इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, सवाल से समझना, हम कह रहे हैं इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अरे बात समझ रहे हो? किससे इस समय किससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? किससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? दोनों से बराबर, क्योंकि दोनों का क्या सेम है? क्या सेम है? पावर। तो यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो P1 बराबर P2 मींस क्या? मींस क्या? I1 बराबर I2। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। क्या ये सेम है कि अलग अलग है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग क्या है? सेम है। अरे है ना? और एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो क्या ग्रेटर देन वर्क फंक्शन के है? अरे दोनों में है। अरे दोनों में है ना? तो इससे क्या कंक्लूजन निकाले हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन विल बी सेम या डिफरेंट? विल बी सेम, बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी या डिफरेंट एनर्जी? हैव डिफरेंट एनर्जी। जितना थ्योरी लिखवा दे रहे ना, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद तुम्हारा कोई ऐसा एसर्शन रीजन नहीं होगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं होगा जो फंस जाए। और इतनी ही बात है। इसी वजह से हम बल्ब बना बना के समझाते हैं, थोड़ा सा तो रिलेटेबल लगे। अरे बात समझे? इसको हम 100 वाट कर दिए, इसको हम 50 वाट ही रखे, क्या बदलेगा? इंटेंसिटी बदलेगी ना। किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 100 वाले से। किससे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 50 वाट वाले से ना। अरे क्लियर है ना? एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का बस लेना देना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन से। किससे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन से। पक्का? हम दो ब्लू कलर का बल्ब लिए, दोनों का पावर सेम रखे, क्या दोनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे?
क्या दोनों की एनर्जी भी सेम होगी? या क्योंकि दोनों किस कलर के हैं? ब्लू। एक ब्लू कलर का लिए 50 वॉट का, एक ब्लू कलर का लिए 100 वॉट का। कॉमन सेंस लगा के सोचना, क्या निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी कि अलग अलग? सेम की अलग अलग? सेम ना? पक्का ना? किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 100 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अरे बात समझ रहे हो ना? यही कॉन्सेप्ट है यार, बस इतना ही है पूरा पूरा तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं तो उसी का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है, बस कुछ नहीं। सारा ग्राफ राफ सब यहीं आग खत्म हो जाता है। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड कितना है? 5। तो 5 क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को। क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है ना भाई? यस सर, खत्म बात। तो 5 बराबर क्या है? इसको बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी आ कहां से रही है? इलेक्ट्रॉन से कि फोटोन से? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है ना, ये बात समझते हो ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर जो नेगेटिव में टोटल एनर्जी है। हम अकेले समझ रहे हैं यार, तुम्हें आ नहीं रहा भाई? अरे भाई, तो इसी वजह से जो गिरने वाला फोटोन है उसको लिखा जाता है HF0। क्या लिखा जाता है? HF0। ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोटोन की एनर्जी है। अरे बात समझ रहे हो ना? अगर क्या हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को HF0 लिख देते? नहीं लिख पाते। बात समझे ना? और इसी को हम क्या लिख लेते हैं? HC/λ0। इसी को हम लिखते हैं 1240 लैम्डा नॉट, और यहां पे क्या? नैनोमीटर। नैनोमीटर 1240, 12,400 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है ना? अब हम कह रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गिरा जिसकी एनर्जी कितनी है? ईपी, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन गिरा जिसकी एनर्जी कितनी है? ईपी, और ये ज्यादा है किससे? 5 से। क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है। निकाल भी सकता है, जरूरी भी नहीं। अरे निकाल तो एक ही रहा है ना, लेकिन जब 10 लाख फोटॉन्स गिर रहे हैं तब कहीं जाकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अरे बात समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन टकराया और टकरा के वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। अरे बात समझे ना? ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो मैं एक जगह कोलिजन किया, मुझे मिली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। कितने की मिली? 10 की। क्लैरिटी है ना? यही यही सबसे ज्यादा अचंभा करने वाली बात यही थी पूरे एमिशन में। सबसे खतरनाक बात यही थी जिसका बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे पाया, कि मुझे चाहिए थी कितनी? 2। कितनी? 2। कितनी? 2। पक्का ना जी? मेरे ऊपर गिरा एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितने का? 10। मेरे पास बचा कितना है? 8। कितना? मान लो मेरे से एक कोलिजन हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में खो दूं। फिर बचा कितना मेरे पास? 6। क्या मुझे 6 से बाहर निकलना चाहिए था? लेकिन निकला ही नहीं। निकला ही नहीं। बात समझे ना? तो ये माना गया कि जब वो एक बार कोलिजन में चला गया ना, तो वो एक कोलिजन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। अगर वो एक बार टकराया तो वो मल्टीपल कोलिजन शो करेगा, तब तक कोलिजन शो करेगा जब तक फिर से वो अपने थ्रेशोल्ड पर ना पहुंच जाए। बस ये एक हाइपोथेटिकल कहानी, ऐसा माना गया क्योंकि निकलने वाले फोटोन के पास एनर्जी जो थी वो थी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ रहे हो? 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं था तो कितने का था? 8 का। बट ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी ना कि अगर मुझे मान लो मैं तो अब पार्टिकल बन गया ना। फोटोन का मान लो बात समझ आता है कि वो एक गुब्बारा है, उसके पास एनर्जी है, वो फटा तो पूरा दान कर दिया। लेकिन मैं क्या हूं? मास बॉडी ना भाई। मैं हर कोलिजन में अपनी पूरी एनर्जी छोड़ दूं, ये जरूरी तो नहीं है। अरे बात समझे ना? तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो इतना छोटा है कि अगर वो एक बार कोलिजन में जाता है तो केवल वन डायरेक्शनल कोलिजन वो कभी प्रोसेस कर ही नहीं पाता है। रैंडमनेस आ जाता है उसमें एक ही कोलिजन पर, तो वो मल्टीपल जगह अपनी एनर्जी बांट देता है। तो अगर निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो एक ही शर्त पे निकलेगा कि वो एक बार टकराया और टकराने के बाद जस्ट बाहर। फोटोन टकराया और टकराने के बाद बाहर। अगर वो एक कोलिजन भी प्रोसेस कर दिया तो वो बाहर नहीं जाएगा। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी कहानी है। तो अभी अपने को क्या समझना है? ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। जो फोटोन गिरा है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है? क्या लिखोगे भाई? HC/λ, या क्या लिखोगे? HF, या लिखोगे क्या?
1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये दोनों एनर्जीज किसमें, ये दोनों जूल में, ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने कहा भाई साहब गिरा फोटोन का एनर्जी कितना, ईपी। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसके पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, किसके बराबर है, बोलो बोलो बोलो। अरे हाफ एमबी, अभी यहां से बताओ ना यार, फोटोन की एनर्जी कितनी है, ईपी, किसके, ईपी, अरे है ना। और भाई उसका थ्रेशोल्ड कितना चाहिए था उसको, 5, मिला कि नहीं मिला, मिला। ईपी बराबर क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, ईपी माइनस 5, ईपी माइनस 5, इसी को लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, यहां से हम H को कॉमन कर लेते हैं, F माइनस एफ नॉट। काइनेटिक एनर्जी को कॉमन करके क्या, HC को कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा। और सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है कि भाई साहब वेवलेंथ दिया हुआ है तो 1240 को कॉमन कर लो, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। बस ध्यान से रखना कि ये किसमें रखा जाएगा, नैनोमीटर्स में। अरे ठीक है, क्या यहां तक मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है। अब सुनना, हम अब दो चीज चाह रहे हैं, हमारी चाहत अब थोड़ी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, हम चाह रहे हैं कि फोटोन गिरे भी और इलेक्ट्रॉन निकले भी ना। क्या भाई, फोटोन गिरे भी और इलेक्ट्रॉन निकले भी ना, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो। हम चाह रहे हैं कि हमारा फोटोन इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो निकले भी ना। तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है ना, अरे है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव। ये गधेड़ों, U बराबर Q इंटू वी पढ़े हो आज के पहले। चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, अरे क्लियर है क्या भाई साहब, चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। बात समझे कि नहीं। मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकला, कितने से, 10 से, और हमने इसके ऑपोजिट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 ईवी। समझ रहे हो ना, मैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 ईवी प्लस 10 ईवी की माइनस 10 ईवी। यू बराबर होता है Q इंटू वी। क्या होता है बच्चा, Q इंटू वी। यही एक चीज याद कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, Q इंटू वी के। Q इंटू Q चार्ज, Q क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ना, यस सर। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो माइनस ईवी। क्या भाई साहब, माइनस ईवी। अब V हम कह दिए 10 वोल्ट, V हम क्या कह दिए 10। इलेक्ट्रॉन निकला 10 वोल्ट से, कितने से निकला, 10। बात समझ रहे हो, 10 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकला। हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट में लगा दें उसके, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस 10 हो जाएगा, और नेट कितना हो जाएगा, 0। फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दीदी जाग जाइए, क्या जी, सुनो सुनो सुनो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, कितना टाइम हो गया, 11:25, ज्यादा हो गया क्या, 5 ही मिनट तो ज्यादा हुआ है, 10 मिनट, 5 मिनट और ज्यादा लेंगे भाई, 15 मिनट लेट आए थे ना। सुनो सुनो सुनो, अरे कोई बात नहीं यार, ब्रेक ब्रेक, अब ये सब मत सोचो, ब्रेक ब्रेक, पढ़े रहो बस, रागड़े रहो। सुन, देख, आज की कहानी सीख, आज की कहानी सीख, इधर देख, आज की, हाँ समोसा आएगा भाई, 100% आएगा, गारंटी। सुन सुन सुन, ध्यान दे, इधर देख, भाई भाई भाई, बात ये समझ, क्या यहां से ये बात अपने को क्लियर हो रही है, फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, ये बात समझ आ रही है। फोटोन टकराने के बाद अगर फट गया तो उसका कोई एग्जिस्टेंस, उसकी एनर्जी सब ट्रांसफर हो जाती है। अगर एक फोटोन गिरा है तो क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो, अगर एनर्जी कम होगी तो 100% श्योर है कि कभी एमिट होने वाला, ज्यादा एनर्जी है तो हो भी सकता है, और ये बात समझ रहे हो क्या, पक्का जी। फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा।
पावर बढ़ाओगे तो तुम क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। पावर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो तो उससे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। कंडीशनल है कि जो गिरने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी। अगर मेरी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, मैं अपना पावर कितना भी बढ़ा दूं, मैं क्या कोई इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाऊंगा? मेरी औकात के बाहर है। मेरी भीड़ बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला? अरे क्लैरिटी है क्या? अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा फोटोन हूं जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, क्या मैं इलेक्ट्रॉन एमिट करूंगा ही? मैं कर सकता हूं। अरे कर सकता हूं, यस सर। अगर मैंने अपना पावर बढ़ा दिया, मतलब मैंने क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब क्या इंटेंसिटी बढ़ा दी? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ जाएगा? अगर 1 लाख लोग मिलके 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे तो 10 लाख लोग मिलके कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 1 लाख लोग मिलके 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे थे तो 10 लाख लोग मिलके कितने निकालेंगे? 100। कितने निकालेंगे? क्या सबकी एनर्जी सेम रहेगी? एनर्जी में कोई चेंज होने वाला? तो जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो क्या लिखा जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। क्या फोटोन की एनर्जी का ज्ञान क्लियर है? ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की वो रिक्वायर्ड एनर्जी है जो उसको फोटोन से चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अरे पक्का ना जी? यस सर। तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला याद कर लोगे? एच सी बाई लैम्डा, एच एफ, और क्या 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। अरे क्लियर है क्या? अब 12,400 लिखोगे तो क्या लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। अब बस इसके बाद जानते हो, अब इसके बाद पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस बतकही बची है। पूरा मोर ओवर जितना कॉन्सेप्ट था वो सब यहीं पे। देखो, ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। When a light incident on a surface, photoelectrons are emitted. For photoelectrons, the value of kinetic energy is same for all. अरे भाई फिक्स है ना। दूसरा कह रहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। करता है ना। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या भाई साहब इक्वल टू होगा? अरे बात समझ रहे हो ना। और नन ऑफ दी एबव, तो कौन सा आंसर? पहला। अरे बात समझे कि नहीं? और आगे आओ। When a light falls on a photosensitive surface, electrons are emitted from the surface. The kinetic energy of these electrons does not depend upon intensity of light. Intensity of, क्या इंटेंसिटी से बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन अफेक्ट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये पढ़। वर्क फंक्शन तुझे इतना दे रखा है। The longest wavelength of light that can cause the photoelectron emission from this substance is approximately, कितना होगा? क्या निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अबे भाई मिनिमम एनर्जी तो वेवलेंथ मैक्सिमम है ना। इसी को तुझे किसके बराबर रख देना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, चमकना चाहिए बार या। अच्छा ये नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 4 बराबर 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। अरे आएगा क्या? अरे आएगा क्या? अबे कठिन तो नहीं लग रहा? 310 ना। ये देख, आंख बंद करके बताना। नीट 2023। The work function of cesium, potassium and sodium, blah 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 respectively. If the incident electromagnetic radiation has incident energy कितना 2.20, which of these photosensitive surface में emit? कौन सा होगा? ये नीट 2020। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स। अच्छा अभी ये पढ़ाया नहीं है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग अभी पढ़ाया नहीं है, कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ समझ